दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से आज एक बड़ा झटका लगा है। एल्डरमैन नियुक्ति का जो मामला था, जिसका फैसला आज आना था, वहां पर एक बड़ा फैसला आया है और ये बात अब स्पष्ट हो गई है कि एमसीडी के अंदर अब एलजी जो हैं वो वहां पर सदस्य नॉमिनेट कर सकते हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, सुनवाई में क्या कुछ पता चला है और किस तरीके से अब दिल्ली एमसीडी के चुनाव में या दिल्ली एमसीडी पर इसका असर पड़ेगा, वो सारी चीज़ें अभिषेक बताएंगे। अभिषेक, क्या कुछ हुआ सुनवाई में और क्या पूरा मामला है, आप शुरुआत से बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, शुरुआत से समझने के लिए आपको मई के महीने में चलना पड़ेगा। मई 2023 में, बल्कि एक साल पहले, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने इसकी सुनवाई की थी और इस पर फैसला सुरक्षित रखा था। आज इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने फैसला सामने रखा है, यानी फैसला सुनाया है। फैसला क्या आया है? फैसला ये आया है कि दिल्ली की जो एमसीडी है इसमें 10 सदस्यों को नामित कर सकते हैं उपराज्यपाल। ये 10 सदस्य, जिनको एल्डरमैन कहा जाता है, उनकी नियुक्ति, उनका नॉमिनेशन एलजी कर सकते हैं और इसके लिए एलजी को दिल्ली सरकार से किसी भी सलाह मशवरे की ज़रूरत नहीं होगी। जी, तो फिर इससे दिल्ली सरकार के लिए एक बहुत बड़े झटके के रूप में भी देखा जा रहा है। बिल्कुल देखा जा रहा है, क्योंकि एमसीडी में आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है। बीते दिनों एमसीडी लगातार चर्चा में रही है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो भी मामला हुआ, उसके बाद से एमसीडी पर किसका अधिकार रहेगा, किसकी ताकत ज़्यादा रहेगी, इसको लेकर बीते लंबे समय से, अगर आप दिल्ली की राजनीति को फॉलो कर रहे हैं, तो लगातार एक किस्म की रस्साकशी चलती रही है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का प्रभुत्व रहेगा या उपराज्यपाल का। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि उपराज्यपाल के पास ये पूरी तरह अधिकार है कि वो दिल्ली की एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकती है। एल्डरमैन ये शब्द एक यहाँ पर नया आया है। आप जानते हैं एल्डर यहाँ पर घर के जो संरक्षक होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल करा जाता है। पुराने ज़माने में, काफ़ी पीछे चले हम, दशकों पीछे, सदियों पीछे, तो किंग्स के जो वायसराय होते थे उनके लिए एल्डरमैन शब्द इस्तेमाल करा जाता था। वहाँ से धीरे धीरे शब्द आगे बढ़ा, फिर ये जो प्रचलित राजनीति है उसमें आया और अब ये दिल्ली के एमसीडी तक भी आ गया है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि एल्डरमैन की नियुक्ति का पूरा अधिकार उपराज्यपाल के पास है और इसके लिए उन्हें दिल्ली सरकार से किसी भी सलाह मशवरे की ज़रूरत नहीं होगी। जी, अब अगर इससे दिल्ली की राजनीति से जोड़कर इस फैसले को देखें तो किस तरीके का असर आपको लगता है कि दिल्ली की राजनीति में पड़ सकता है? क्योंकि एमसीडी जो है वो एक ऐसी जगह है जिसे लेकर हमेशा दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में उसकी चर्चाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं और कहीं भी दिल्ली विधानसभा से कम नहीं होता। क्योंकि अगर आप देखें पिछले एमसीडी के चुनाव जो 2022 में हुए थे, वहाँ पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी एमसीडी में काबिज होती है, जबकि उससे पहले 15 सालों तक दिल्ली एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का राज था। और कहीं ना कहीं एमसीडी बीजेपी के हाथ से जब निकली तो ये चीज़ भी कही जा रही थी, अभिषेक, कि अब जो दिल्ली की राजनीति है उससे बीजेपी पूरी तरीके से साफ हो गई है। हाँ, लेकिन आप जानते ही हैं कि राजनीति में कुछ भी ऐसे कयास लगाना काफ़ी जल्दबाजी होती है और वो आज भी हमको लगा। हालांकि आज का मामला राजनीति से इतर है, कोर्ट का आदेश है। लेकिन जैसा कि आपने सवाल करा कि इससे दिल्ली की पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा, एमसीडी जिन वजहों से सबसे ज़्यादा चर्चा में रहती है और हर किसी की कोशिश रहती है कि वो एमसीडी में एक पावरफुल पोजीशन में रहें, लोकसभा विधानसभा तो अपनी जगह हैं ही, वो है एमसीडी का बजट। जी, दिल्ली एमसीडी के पास एक बड़ा बजट रहता है। जैसा हम हमेशा सुनते आते हैं, मुंबई बीएमसी के लिए, बीएमसी के पास बहुत बड़ा बजट रहता है और हर पार्टी की कोशिश रहती है कि वो बीएमसी में पावर में रहे, उतने बड़े बजट को वो अपने हिसाब से हैंडल कर सके। वही कोशिश कमोवेश एमसीडी में भी रहती है और इस बजट को संभालने का और इसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करने का जो जिम्मा रहता है वो रहता है फाइनेंशियल कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी के पास। स्टैंडिंग, अब जब यहाँ पर एलजी के मनोनीत किए हुए 10 सदस्य होंगे, एल्डरमैन होंगे, तो स्टैंडिंग कमेटी का जो इक्वेशन है वो काफ़ी कुछ उससे तय होगा। एलजी किन सदस्यों को नामित करते हैं, वो सदस्य किसके पक्ष में आगे चल के मतदान करते हैं, आम आदमी पार्टी के पक्ष में या फिर वो 10 मनोनीत पार्षद जो हैं वो भाजपा के पक्ष में वोट करते हैं, इस पर काफ़ी कुछ तय करेगा स्टैंडिंग कमेटी का भी भविष्य। तो स्टैंडिंग कमेटी की जो इक्वेशन आगे रहेगी उसके लिहाज से ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला एमसीडी में बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा अभिषेक, क्योंकि ये फैसला सुनाया गया और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए झटका भी है, लेकिन क्या कोई खास दलील जो कोर्ट की तरफ से दी गई हो जो यहाँ पर सुनवाई के वक्त बताई गई हो? देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी पेश हो रहे थे। आप जानते ही कि नामी वकील हैं, बड़े वकील हैं, बड़े बड़े केसेस को हैंडल करते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने ये तर्क दिया कि पिछले 30 वर्षों से ये प्रथा चली आ रही है कि उपराज्यपाल कभी भी मंत्रियों की सहायता और सलाह के बिना नियुक्तियां नहीं करते हैं।
तो जब इतने लंबे समय से कोई प्रथा चली आ रही है तो अब उससे बदलने का बहुत ज़्यादा कोई तुक नहीं है, ऐसा अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसलों का भी हवाला दिया, जिसमें एक फैसला महत्वपूर्ण था, दिल्ली एनसीटी बनाम भारत संघ 2018 का फैसला। इस फैसले में कहा गया था कि अनुच्छेद 239 AA के तहत एनसीटी दिल्ली की निर्वाचित सरकार के पास राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उस पर उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स है, यानी कार्यकारी शक्तियां हैं, कि अगर कोई राज्य सूची में चीजें आ रही हैं तो उस पर फैसला जो चुनी हुई सरकार है, जो राज्य सरकार है, वही करेगी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा सिर्फ 3 ऐसी बातें हैं जिस पर राज्य सरकार फैसला नहीं लेती या जो उनके कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता। ये 3 चीजें कौन सी हैं? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। यानी अगर इसको बहुत आसान भाषा में बताएं तो ये कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में तर्क दिया कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इन तीनों के अलावा जितनी भी चीजें, जितनी भी बातें राज्य सूची में आती हैं संविधान की, उस पर राज्य सरकार ही नियम बना सकती है या कानून बना सकती है। इस पर उपराज्यपाल दखल नहीं देंगे। इसी बात को उन्होंने आगे कंटिन्यू करते हुए कहा कि इसी नाते जो 10 एल्डरमैन हैं उनकी नियुक्ति में दिल्ली सरकार से पूछ परख, उनकी सलाह होनी चाहिए, और या फिर उनकी नियुक्ति दिल्ली सरकार के माध्यम से ही होनी चाहिए। इसके बाद फिर इस पूरे मामले में आगे दलील दी गई और सामने से, यानी जो सरकार का पक्ष था, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने अपनी दलील दी, जो यहाँ पर एलजी के लिए अपीयर हुए थे। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, एग्जीक्यूटिव पावर्स भले दिल्ली सरकार के पास हों, लेकिन संवैधानिक शक्तियां भी कुछ होती हैं, वो संवैधानिक पावर एलजी के पास है, और इस नाते एलजी के पास पूरा अधिकार है कि वो दिल्ली सरकार से सलाह मशवरा किए बिना ये एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हुआ ये आपको बताया, सारी जानकारी एमसीडी से जुड़ी हुई भी। दिल्ली सरकार के लिए आज का दिन कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किलों भरा रहा सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो जानकारी हमारे सामने आई है, आगे और भी नए अपडेट्स जो आते हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। टैलेंट टॉप देखते रहिए, लगातार तमाम खबरों पर कवरेज जारी है। शुक्रिया।